हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। हमारे जीके की क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लास्ट ईयर 2017 में कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हम यहां पे लेके आ रहे हैं। और उसमें जो करंट अफेयर था उसका हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है न्यू करंट अफेयर से, जिससे कि आपको हेल्प हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे उसी टाइप से करंट अफेयर यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी बहती है गंगा, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो नर्मदा नदी बहती है अरब सागर की ओर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, तो यहाँ से बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसकी एक कॉमन डिटेल जो हो सकती है वो मैंने यहाँ दे रखी है, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके, क्योंकि टॉपिक बदल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन टॉपिक नहीं चेंज होगा। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणियों से हुआ है जो अनूपपुर जिले में है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई भी पूछी गई है बहुत से पेपरों में, है ना, याद रखिएगा। और टोटल लंबाई तो पूछी ही जाती है। उसका उद्गम इसका पूछा था अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी से, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन इस डिटेल से आपको देखने को मिलेंगे। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है, मेस्चुरी बनाती है या कुछ नहीं बनाती, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। ये 3 राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये क्वेश्चन भी आया है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहते हुए निकलती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में समा जाती है। नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है, ये वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है। आप आगे की वीडियोस में हमारे देख पाएंगे। नर्मदा नदी का अन्य नाम रेवा, शंकरी, नामोदोस, सोमा देवी। असल में क्या होता है कि इस तरह के नाम 3 से 4 नाम दे दिए जाते हैं, उसमें से एक कोई सा नाम नर्मदा नदी का नहीं होता है। पूछा जाता है इसमें से कौन सा नाम नर्मदा नदी का नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी को बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं जिन्हें प्रमुख है तवा, हरण, शक्कर, दूधी, गर्जन, शेर, वनास, मना इत्यादि। एक क्वेश्चन आया था कि शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की। तो सहायक नदियों से भी, नर्मदा नदी के सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात कपिलधारा और दुग्धारा जलप्रपात है। जलप्रपात दोनों कहाँ हैं, अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट, जबलपुर। शस्त्र जलप्रपात महेश्वर, खरगोन। दर्धी जलप्रपात, मानवधाता जलप्रपात, ये और एक्स्ट्रा उनके जलप्रपात है। तो यहाँ पे जलप्रपातों की पोजीशन पूछी जा सकती है, क्योंकि दुग्धधारा ये तो हम देखते से बता सकते हैं कि ये नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे क्या है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध इंदिरा सरोवर खंडवा में है। सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में है। महेश्वर परियोजना महेश्वर, बरगी परियोजना बरगी जबलपुर में है। ओमकारेश्वर परियोजना। नर्मदा नदी की तटीय शहर अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वाह, सांडिया इत्यादि। आप देख पा रहे होंगे नर्मदा नदी से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे सब डाल रखे हैं। तो इसी तरह की डिटेल मैंने आगे क्वेश्चनों में डाल रखी है, ताकि आपको आसानी हो। सिर्फ आपका एक क्वेश्चन ना हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक हो जाए, तो आपको अलग से जीके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, विदर्भ। तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। इससे पिछले वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि तेलंगाना किस सन में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जून 2014। 2017 तक की हम बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश ही, तेलंगाना ही ऐसा था जो नया राज्य बना था। लेकिन उसके बाद अभी कुछ हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, जैसे कि 5 अगस्त 2019 गोल्डन डेट है। इस दिन क्या हुआ है, इस दिन भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास से संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 जारी किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि जम्मू और कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित राज्यों
में बांटा जाता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हाल ही में दादर और नागर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलयन अधिनियम 2019 में दमन, दीव और दादर नागर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में मिल गया है। 1 जनवरी 2020 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। असल में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा कि उसे बांट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। तो हम जल्दी जल्दी में ये गलती कर सकते हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, पर हमें ध्यान रखना होगा कि 2019 में ही दमन और दीव और दादर नागर हवेली, जो कि 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उनको मिलाकर अब एक ही कर दिया गया है। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। ये इस छोटे छोटे क्वेश्चन भी एमपी के कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस राज्य की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश। विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य होते हैं और 60 से कम नहीं होते। देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल डाली है जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधानसभा में सबसे अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500। और सबसे कम कितने हो सकते हैं? 60। पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 407 सदस्य, ये इसकी संख्या भी हमने बता दी है यहाँ पे। जिन राज्यों में छोटी आबादी और आकार में छोटे हैं उनके पास विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है, जैसे कि पुदुचेरी में 33 सदस्य, मिजोरम और गोवा में केवल 40 सदस्य और सिक्किम में 32 सदस्य। सबसे कम सदस्य किस विधानसभा में है? ये क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो सिक्किम में। आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में कितने मिनिमम सदस्य हो सकते हैं, तो 60 हो सकते हैं, पर कुछ प्रावधानों के अनुसार पुदुचेरी, मिजोरम, गोवा और सिक्किम को अलग दर्जा दिया गया है, जिससे कि वो 60 से भी कम सदस्य रख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बी है जो वर्तमान में भारतीय नौसेना की सेवा में है? INS सिंधुवीर, INS अरिहंत, INS चक्र, INS शिशुमार। तो INS अरिहंत जो है देसी या स्वदेशी, हम बोले स्वदेशी पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु पनडुब्बी है, INS चक्र और INS अरिहंत। INS चक्र रूस से 10 साल के लीज पर है, एक अटैक सबमरीन है। INS अरिहंत भारत में बनाया गया है और यह समुद्र से परमाणु ब्लास्ट मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संविधान व्यवस्था की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लागू होता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। तो इसमें से किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जहां संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार चलने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य में कार्यवाही शक्तियों का निर्वाह करता है। इस दौरान राज्य के सभी प्रशासनिक और विधिक शक्तियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2021 ओलंपिक में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सानिया मिर्जा, PV सिंधु, अश्विनी बोपन्ना, साइना नेहवाल। 2021 टोक्यो में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। देखिए यहाँ पे मैंने 2021 में अभी नया नया ओलंपिक हुआ है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इस बार हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। इसी के साथ ध्यान रखिएगा पैरा ओलंपिक भी 2021 टोक्यो में हुआ है, जिसमें भारत ने सबसे अधिक, अभी तक जितनी भी पैरा ओलंपिक या कोई से भी ओलंपिक इंडिया ने खेले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल इस बार जीत के लाए हैं। तो वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक दोनों को आपको अच्छे से रीड कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने कोई डिटेल डाल रखी है, आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे किस खेल में जीता है और कौन सा मेडल जीता है ये जरूर पूछा जा सकता है और इसका वाइस वर्स भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है ना, और भाला फेंक में मेडल किसने जीता है। इस तरह से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। पहलवान रवि दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉक्सिंग में भारत की लावण्या बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। पहलवान बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पे देखो रवि दाहिया
और बजरंग पूनिया। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम में सिल्वर जीता है, बल्कि बजरंग पूनिया की बात करें तो 65 वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पे किस वर्ग में जीता है ये भी पूछा जा सकता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी मेडल जीता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल के बाद में कोई ओलंपिक मेडल जीता है, तो 41 साल के बाद। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। जलियांवाला बाग की घटना हुई 13 नवंबर 1932, 26 जनवरी 1955, 13 अप्रैल 1929, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुई, पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तारीख पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश जनरल कौन था? तो माइक ओ डायर। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे कि जीके में हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। अब जीके में टोटल क्वेश्चन आते हैं 20, उसमें से करंट अफेयर भी पूछ लिया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब पूछ लिया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो आप इसको अलग से पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है आपको। इसलिए आप क्वेश्चन सीरीज से यदि आप जीके कंप्लीट करते हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। 10 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बच्चे 10 क्वेश्चन। उसके लिए यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, इससे अच्छा आप मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा मेहनत करो। और साइंस पे भी कर सकते हो, क्योंकि साइंस का सिलेबस थोड़ा कम है। ओके, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ आप 85 या 80 नंबर्स की वहाँ पे तैयारी करो। ये 20 नंबर की तैयारी आप क्वेश्चन सीरीज से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जिसमें से 20 नंबर से भी आप 12 से 15 नंबर आराम से ला सकते हैं। रिहंद परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना को बिजली की आपूर्ति करेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, केवल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मध्य भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग। तो रिहंद परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को बिजली आपूर्ति करेगी। रिहंद परियोजना क्या है ये यहाँ पे आपको दिया गया है। रिहंद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी है, घाटी परियोजना है। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। ये झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। ये जलाशय 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा है। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जाएगी। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? 240 सदस्य, 250 सदस्य, 200 सदस्य, 260 सदस्य। तो राज्यसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है? 250 सदस्य। राज्यसभा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित की गई है। ओके, कब स्थापित की है। राज्यसभा की प्रथम राज्यसभा जो हमारी थी उसके सदस्यों के बारे में भी बातें पूछी जाती है। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। तो भारत के जो संसद है वो किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ओके, इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्ति में समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा का गठन हुआ है? अनुच्छेद 80। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। वर्तमान संख्या भी पूछी जाती है 245। बाकी 5 कहाँ गई? 5 जो हमारा कुछ राज्य जो जम्मू कश्मीर है उसका पीओके है, और कुछ छोटा सा एक हिस्सा अक्साई चीन के कब्जे में है। तो यहाँ की एक सीट और पीओके की सीट जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है वो यहाँ पे कम हो गई है, इसलिए 245 सीटें ही अभी भरी जा सकती है। बाकी अधिकतम कितनी है? 250 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे संख्या पूछी जा सकती है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन राज्यसभा में मनोनीत करता है या लोकसभा में? तो याद रखिएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ये एक स्थायी सदन है, अतः राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नसरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, असम, केरल और पंजाब। तो चेनानी सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और चेनानी सुरंग हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चेनानी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर चेनानी से शुरू होकर
नामक स्थान तक जाती है। इस सुरंग का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इस सुरंग का उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम पीर पंजाल रेल सुरंग है। तो ध्यान रखिएगा, चेनानी नसरी जो सुरंग है वो रोड के ऊपर है, नेशनल हाईवे पर सबसे लंबी सुरंग। और यदि वो रेलवे की बात करें तो ये पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। इस सुरंग का दूसरा नाम बनिहाल रेल सुरंग भी है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है जो जम्मू कश्मीर राज्य की बनिहाल पीर पंजाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA किस राज्य में 2015 में 18 साल बाद वापस लिया गया था? त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम। तो त्रिपुरा में ये वापस लिया गया। मेघदूत गार्डन राजस्थान कहाँ पर स्थित है? मांडू, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। तो मेघदूत गार्डन इंदौर में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किसके साथ जुड़ा हुआ है? नर्मदा परियोजना, भागड़ नांगल परियोजना, ताप्ती नदी परियोजना, महानदी परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा, नींव सहित 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़े बांध परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता आ रहा है। इन परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना, मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 21 जनवरी, 20 जनवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है। तो देखो, एक ना एक डेट हर क्वेश्चन में पूछी है, हर मंथ की, उस मंथ में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है ये मैं अगले वीडियो से आपको डिटेल में डाल दूंगा। जैसे कि जनवरी 2025 ये जनवरी की एक पर्व हमें बताया गया है, उसी तरीके से जनवरी में जितने भी स्पेशल डेट होगी जो पूछी जा सकती है, अगले वीडियो से मैं इस वीडियो में डाल दिया करूँगा। इस वीडियो में मैं नहीं डाल पाया। तो चलिए अगले वीडियो हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज। तो हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2017 का था, उस समय कोई और थे लेकिन उसके बाद से चेंज हो गए हैं तो मैंने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है ना। तो अभी करंट में निर्मला सीतारमण 2021 की बात चल रही है। RBI के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर थे डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर सीबू राव और बनगल रामा राव। ये स्लाइड इस क्वेश्चन से पहले की स्लाइड थी जिसमें अभी 2021 में करंट में कौन सा मंत्री है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, DVC सदानंद गौड़ा उर्वरक रसायन मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्री, S जयशंकर विदेश मंत्री, श्री धर्मेंद्र पाल शिक्षा मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजाति कार्य मंत्री, श्री मनसुख L मंटा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री, श्री अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, मुख्तार, देखो श्री अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये नया मंत्रालय स्थापित हुआ है। श्री ज्योतिराजे M सिंधिया नागरिक विमान मंत्रालय, ये बहुत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है MP कांस्टेबल के लिए क्योंकि MP से श्री ज्योतिराजे सिंधिया आते हैं और ये पहले कांग्रेस में थे फिर भाजपा में शामिल हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा बहुत जरूरी है कि जा सकता है। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय, श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय, श्री G किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय दे दिए गए हैं। और RBI के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर कौन थे? तो सर बेनगल राव रामा राव। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान विद्यालयीन छात्रों के निर्भर अध्ययन और सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए किस विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? हमारा घर हमारा विद्यालय, दिल से अभिनव झिलमिल, हमारा घर हमारा विद्यालय। देखो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कोरोना बहुत लंबा समय हो गया तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो अब बहुत तो नहीं लेकिन MP गवर्नमेंट द्वारा कोरोना काल में क्या हेल्प की गई या कौन सी नई कार्यक्रम चलाए गए, इस चीज़ों को आपको जरूर पढ़ना होगा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? अंजिक रहाणे, वीरेंद्र सहवाग, करुण नायर, चेतेश्वर पुजारा। तो करुण नायर, ये क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं करा है पर इसमें आप करंट अफेयर से, क्रिकेट में जो करंट अफेयर है उससे आप क्वेश्चन पूछ आप पढ़ लेना।
ताकि हेल्प हो जाए। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको टॉपिकों का पता रहे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला सत्र वर्ष में हुआ था 1949, 1955, 1953, 1952। तो 1952 में लोकसभा का पहला सत्र हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। श्री JV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष से। श्री M अनंत सैनम अयंकर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। देखो, अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ मुंबई, पोखरण, दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोखरण इसका सही आंसर होगा। 1974 में 18 मई के दिन राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। 24 साल बाद भारत ने पोखरण में ही 11 मई और 13 मई को 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इस परमाणु को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। इसमें ऑपरेशन के जो स्पेशल नाम है ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पहला परमाणु परीक्षण का स्पेशल नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, या वाले कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और सेकेंड परमाणु परीक्षण था, उसका कोड रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरह हमें पूरे 1200 क्वेश्चनों तक जाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितनी सारी डिटेल मिल रही है। आपको अलग से जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 से 25 मिनट आप मुझे दीजिए, आपको पूरी सारी डिटेल में इसी वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।